जोहार। जोहार। आज हम इतिहास को देखने का कह सकते कि एक अलग, शायद थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया खंगाल रहे हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है कि भाई भारत का असली जीता जागता इतिहास वो शायद म्यूजियम में रखी चीजों या जमीन में दबे शहरों के खंडरों में उतना नहीं है। हाँ, जितना आज भी जंगलों और पहाड़ों में गूंजती भाषाओं, जीवित परंपराओं में छिपा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अश्विनी कुमार पंकज की किताब भारत का वाचिक आदिवासी इतिहास, उसकी कुछ अहम विचारों की। अच्छा। और ये स्रोत मतलब ये उन स्थापित तरीकों को चुनौती देता है जो मानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए बस खुदाई या फिर जेनेटिक स्टडीज ही काफी हैं। और ये चुनौती शायद इस बात पर है कि क्या ये तरीके कहीं उन जीवित संस्कृतियों और उनकी जुबानों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, जो शायद हमें अतीत की ज्यादा सच्चाई बता सकती हैं। हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये स्रोत भारत की दो बिल्कुल अलग तस्वीरों को, मतलब एक तरफ प्राचीन हड़प्पा सभ्यता और दूसरी तरफ आज के आदिवासी समाज, इनको कैसे देखता है और क्यों देखता है। हाँ, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जीवित भाषाओं को पुरातात्विक अवशेषों के मुकाबले स्रोत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है। और ये भी कि पुरातत्व कैसे मतलब स्रोत के नजरिए में कभी-कभी औपनिवेशिक सोच का एक औजार भी बन सकता है। ये दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा से, जिसे स्रोत एक गुजरी हुई, एक मृत सभ्यता के तौर पर देखता है। सही कहा। जब हम हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? वही ईंटें, खंडहर। हाँ, स्रोत के मुताबिक मिट्टी में धसी हुई ईंटें, कतारों में बने मकानों के निशान, कुछ मोहरे जिन पर अजीब से चिन्ह हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका अब तक। बिल्कुल। सूखी हुई नालियां, वीरान बाजार, मतलब निशान तो है एक पूरी नगरीय सभ्यता के, पर सब खामोश इस बनकर रह गई है। वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति तो है। हाँ, मूर्ति है, लेकिन उसे पूजने वाला या उस जैसी परंपरा को जीने वाला अब कोई नहीं। सही। और यहीं पर आप देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य की सीमाएं सामने आती हैं। ये ईंटें, कंकाल, मिट्टी के बर्तन, ये सब क्या है? मूक है। बोलते नहीं है। ये खुद अपनी कहानी नहीं सुनाते। हमें इनके आधार पर अनुमान लगाना पड़ता है, इनकी व्याख्या करनी पड़ती है। और वो व्याख्या कौन करता है? हम करते हैं। हाँ, हम अपनी आज की समझ से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने नजरिए से। मतलब हम उन चीजों में वही देखते हैं जो शायद हम देखना चाहते हैं या जो हमारी समझ में आता है। काफी हद तक स्रोत का इशारा इसी तरफ है। वो यही कहता है कि हड़प्पा की सच्चाई क्या थी, उनका समाज कैसा था, उनके मूल्य क्या थे, ये शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज खो चुकी है। हाँ। उनकी अपनी आवाज, उनकी भाषा हमेशा के लिए खो चुकी है। ये एक शहरी, शायद वर्ग आधारित समाज था जो जलवायु परिवर्तन या किसी और वजह से खत्म हो गया। पीछे सिर्फ निशान छोड़ गया, आवाज नहीं। ठीक है। अब इस खामोश अतीत के बिल्कुल उलट स्रोत हमारा ध्यान खींचता है उन आदिवासी समाजों की तरफ जो आज भी हैं, जीवित हैं। हाँ, और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। स्रोत के अनुसार ये समाज जीवित सभ्यताएं हैं। जीवित सभ्यताएं? क्यों? क्योंकि इनकी भाषाएं जिंदा हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में, जंगलों में, पहाड़ों पर आज भी कई ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। हजारों साल? हाँ, और ये भाषाएं सिर्फ मतलब बातचीत का माध्यम नहीं है, ये उनकी पूरी संस्कृति, उनके ज्ञान, उनके इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये दिलचस्प है। मतलब हड़प्पा की तरह यहाँ विशाल पक्के शहर या वो जटिल सीवेज सिस्टम नहीं दिखते शायद। नहीं, वैसे नहीं। स्रोत बताता है कि इनके गांव रहने का तरीका अलग है। संपत्ति की वो अवधारणा शायद नहीं है, मतलब निजी मिल्कियत वाली। हाँ, उस तरह की नहीं, लेकिन जमीन, जंगल, नदी, पहाड़, इन पर उनका सामूहिक अधिकार है। इनसे उनका गहरा जुड़ाव है, एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव। सही, बिल्कुल। उनकी पूरी जीवन दृष्टि ही प्रकृति केंद्रित और सामूहिक है। वो किसी एक व्यक्ति या देवता की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते अक्सर, बल्कि पेड़ों, पहाड़ों, नदियों की, यानी प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते हैं। उनका संगीत, उनका नृत्य, वो भी ज्यादातर सामूहिक होता है। अच्छा। स्रोत यहाँ पर हड़प्पा की उस अकेली खड़ी नर्तकी की मूर्ति और आदिवासियों के सामूहिक नृत्य, इसके बीच का फर्क दिखाता है। हाँ, ये आपने पहले भी बताया था। हाँ, कि आदिवासियों का नृत्य किसी व्यक्तिगत कला का प्रदर्शन नहीं है,
वो समुदाय का एक साथ प्रकृति के प्रति आभार जताना है, जीवन का उत्सव मनाना है। तो यहाँ भाषा का महत्व सिर्फ बातचीत तक नहीं है, बल्कि इतिहास को जिंदा रखने का एक जरिया है। बिल्कुल, यही इस स्रोत का केंद्रीय तर्क है। भाषा इतिहास का एकमात्र जीवित प्रमाण। एकमात्र जीवित प्रमाण क्यों? क्योंकि देखिए, पुरातात्विक अवशेष या जेनेटिक डेटा वो अपने आप में कुछ नहीं कहते, उनकी व्याख्या करनी पड़ती है, उन्हें अर्थ देना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भाषा खुद बोलती है। हर शब्द, हर कहावत, हर गीत अपने अंदर एक अर्थ, एक इतिहास, एक दृष्टिकोण समेटे हुए है। इससे आप एक तरह का क्या कहें, जीवंत सांस्कृतिक डीएनए कह सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत कुछ इसी तरह की बात करता है। भाषा में किसी समाज के मूल्य, उसके विश्वास, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीदें, सब कुछ दर्ज होता है। क्योंकि आदिवासी भाषाएं आज भी बोली जा रही हैं, तो वे अपनी सच्चाई, अपना इतिहास खुद बयान करती हैं। उन्हें किसी बाहरी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल, अपनी बात कहने के लिए उन्हें किसी की व्याख्या नहीं चाहिए। इसी रोशनी में स्रोत फिर उन आनुवंशिक अध्ययनों की आलोचना करता है जिनका आजकल काफी जिक्र होता है, खासकर वो दावा कि सभी भारतीय आनुवंशिक रूप से ASI हैं। हाँ, इंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, या सभी भारतीयों में कुछ हद तक आदिवासी पूर्वज समान हैं। स्रोत इसकी तीखी आलोचना करता है। हाँ, और कई आधारों पर चुनौती देता है। पहली बात, वो कहता है कि ये ASI ये असल में कोई एक वास्तविक मानव समूह या समाज था ही नहीं जिसका कोई अपना इतिहास हो। अच्छा। ये तो जेनेटिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग आनुवंशिक आंकड़ों को मिला के एक गणितीय औसत बना दिया है। गणितीय औसत, इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, सोचिए, जैसे आप भारत के मान लीजिए 100 अलग अलग लोगों की त्वचा का रंग लें और उनका एक औसत रंग निकालें। ठीक है। क्या उस औसत रंग का कोई एक असली व्यक्ति होगा? नहीं, वो तो बस एक नंबर होगा। बिल्कुल, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल चीज है। स्रोत का तर्क है कि इसी तरह अलग अलग आदिवासी समुदाय, गोंड, संथाल, भील, मुंडा, उरांव, जिनकी अपनी अलग भाषा है, संस्कृति है, इतिहास है, हाँ, सब अलग है, उन सबको एक ASI लेबल के नीचे डाल देना, ये उनकी विशिष्ट पहचान का अपमान है और ये ऐतिहासिक रूप से भी भ्रामक है। ऐतिहासिक रूप से भ्रामक क्यों? क्योंकि ये इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि हड़प्पा जैसी पुरानी सभ्यताओं के खत्म होने के बाद इन आदिवासी समाजों ने अपने दम पर अपनी सभ्यताएं, अपनी संस्कृतियां विकसित की। उन्होंने संघर्ष किए, वो जिंदा रहे। उन्हें सिर्फ एक दूर का पूर्वज मान लेना उनके अपने ऐतिहासिक योगदान को मिटाने जैसा है। स्रोत का एक और अहम तर्क आनुवांशिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान के फर्क को लेकर भी है शायद। बिल्कुल, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि भाई आनुवांशिक रूप से कुछ समानता होने का मतलब ये कतई नहीं है कि सांस्कृतिक रूप से भी वो समाज एक जैसे हैं या थे। अच्छा। हड़प्पा एक शहरी वर्गाधारित सभ्यता थी, लगभग 4000 साल पहले खत्म हो गई। आदिवासी समाज प्रकृतिवादी रहे हैं, ज्यादातर समतामूलक रहे हैं और आज भी जीवित हैं। स्रोत के मुताबिक इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही कुछ जेनेटिक धागे जुड़ते हों, पर सांस्कृतिक रूप से ये एकदम अलग हैं। तो फिर इस तरह के जेनेटिक निष्कर्षों का असर क्या होता है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत का मानना है कि ये निष्कर्ष, चाहे अनजाने में ही सही, आदिवासी पहचान को कमजोर करते हैं। जब आप कहते हैं कि सभी भारतीय आंशिक रूप से आदिवासी हैं, तो आप आदिवासियों की आज की जो विशिष्ट पहचान है, उनकी जो अलग सांस्कृतिक सत्ता है, उसे धुंधला कर देते हैं। मतलब उन्हें विशेष नहीं रहने देते। हाँ, उन्हें सिर्फ अतीत के एक पूर्वज के तौर पर देखा जाने लगता है। और इससे क्या होता है? इससे उनकी वर्तमान अधिकार, उनकी जमीन, जंगल, जल पर उनके दावे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठते हैं या उन्हें कमजोर किया जाता है। ये तो एक गंभीर आरोप है कि जो अकादमिक लगने वाले निष्कर्ष हैं, उनके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी हो सकते हैं। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो जोर देकर कहता है कि आदिवासी समाज कभी भी शहरी नहीं रहा। उनकी अर्थव्यवस्था प्रकृति के अंधाधुंध शोषण पर आधारित नहीं रही। उनकी जड़ें, जैसा स्रोत एक खूबसूरत प्रतीक के जरिए कहता है, वो साल के पेड़ में है। साल के पेड़ में? हाँ, हड़प्पा की पकी हुई मिट्टी की ईंटों में नहीं। ये सांस्कृतिक अंतर उनके प्रतीकों में भी झलकता है, जैसे आपने वो हड़प्पा की नर्तकी और आदिवासी सामूहिक नृत्य का उदाहरण दिया था। सही। स्रोत पूछता है कि हड़प्पा की उस अकेली नर्तकी, जो शायद व्यक्तिगत कला का प्रदर्शन कर रही है, उसका आदिवासियों के उस सामूहिक नृत्य से क्या लेना देना
जो पूरे समुदाय का प्रकृति के साथ जुड़ाव और आभार प्रकट करता है। ये दो अलग दुनियाएं हैं, दो अलग सोच हैं। तो इस पूरी बहस को अगर हम समेटें तो स्रोत का मुख्य जोर किस बात पर है? इतिहास को आखिर समझा कैसे जाए? स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि हमें इतिहास को समझने के लिए मूक पड़े अवशेषों या प्रयोगशाला के आंकड़ों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए जो जीवित हैं, जो बोल सकते हैं। और वो जीवित स्रोत हैं भाषा और वाचिक परंपरा। बिल्कुल, वाचिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन, वो ज्ञान, वो इतिहास, वो कहानियां, गीत, मिथक, मान्यताएं जो लिखी नहीं गईं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती रही और आज भी आदिवासी समुदायों में जिंदा हैं। स्रोत कहता है कि पुरातत्व या जीनोम के साक्ष्य गूंगे हैं, उनकी व्याख्या बाहरी लोग करते हैं और यहीं पर औपनिवेशिक मानसिकता का खतरा आता है। वो कैसे? मतलब पुरातत्व और औपनिवेशिक मानसिकता का क्या संबंध है स्रोत के नजरिए से? स्रोत का तर्क है कि खासकर ब्रिटिश राज के दौरान पुरातत्व का इस्तेमाल अक्सर ये साबित करने के लिए किया गया कि भारत में सभ्यता या तो बाहर से आई या यहाँ का अतीत उतना गौरवशाली नहीं था जितना पश्चिम का। अच्छा। खंडरों की खुदाई करके उनकी अपनी समझ और अपने मकसद के हिसाब से व्याख्या करके उन्होंने एक तरह से अपने शासन को वैधता देने की कोशिश की। स्रोत मानता है कि ये नजरिया कि सिर्फ लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य ही असली इतिहास है और वाचिक परंपराएं कमतर हैं, ये अपने आप में एक तरह के औपनिवेशिक सोच है, चाहे वो विदेशी हो या देशी। तो इसका समाधान क्या है फिर? इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए? स्रोत क्या कहता है? स्रोत एक बड़ा दावा करता है। उसका कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का और शायद दुनिया के कई और हिस्सों का भी इतिहास मुख्य रूप से इन जीवित वाचिक परंपराओं में जो ज्ञान मौजूद है उसके आधार पर लिखा जाना चाहिए। अच्छा, मुख्य रूप से वाचिक परंपराओं के आधार पर? हाँ, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो सीधे उन समाजों की अपनी आवाज है, उनकी अपनी समझ है। ये किसी बाहरी व्याख्या का मोहताज नहीं है। ये दृष्टिकोण हर तरह की औपनिवेशिक सोच, बाहरी और भीतरी, का खंडन करता है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने अश्विनी कुमार पंकज की किताब के जरिए एक वैकल्पिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। ये दृष्टिकोण हड़प्पा जैसी मृत शहरी सभ्यताओं और भारत की जीवित प्रकृति केंद्रित आदिवासी संस्कृतियों के बीच एक साफ लाइन खींचता है। हाँ, और इसका मूल आधार है भाषा। भाषा इतिहास का जीवित प्रमाण है, जबकि पुरातात्विक और आनुवंशिक साक्ष्य मूक हैं, वो व्याख्या पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये स्रोत ASI जैसी सामान्यकृत आनुवंशिक अवधारणाओं की आलोचना करता है, क्योंकि ये विशिष्ट आदिवासी पहचानों को मिटाती हैं, उन्हें सिर्फ अतीत के पूर्वजों तक सीमित कर देती हैं और उनके वर्तमान अस्तित्व और अधिकारों को नजरअंदाज करती हैं। स्रोत का संदेश साफ है, हड़प्पा की कहानी खंडरों में दफन है, लेकिन आदिवासी सभ्यता की कहानी आज भी उनकी जुबानों पर जिंदा है और यही भारत की सभ्यता संस्कृति की निरंतरता का एक अहम सच है। वाकई ये विचार के जीवित भाषा और संस्कृति ही ऐतिहासिक सच्चाई को समझने की असली कुंजी हैं, ये काफी सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि अगर हम इतिहास लेखन में और आज के समाज को समझने में भी समकालीन आदिवासी आवाज़ों को, उनकी भाषाओं को, उनकी वाचिक परंपराओं को ज्यादा गंभीरता से लें, ज्यादा महत्व दें, तो इससे न केवल हमारे अतीत की समझ कैसे बदल सकती है, बल्कि भारत में पहचान, अधिकार, विकास, इन सब मौजूदा सवालों पर हमारे नजरिए में भी क्या फर्क आ सकता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है और इस पर यकीनन और विचार होना चाहिए। जो श्रोता इस विषय में और विस्तार से जानना चाहते हैं, वो अश्विनी कुमार पंकज की किताब भारत का वाचिक आदिवासी इतिहास को देख सकते हैं। जोहार। जोहार।